अस्सलामुअलैकुम। इमरान सीरीज़ एक उर्दू जासूसी नावल सीरीज़ है जिसे पाकिस्तानी मुसन्निफ मज़हर कलीम ने तख्लीक किया है। अली इमरान एक अहम किरदार है, एक मज़ाहिया खुफिया एजेंट जो सीक्रेट सर्विसेज को X2 के तौर पर कंट्रोल करता है, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज के एक आम रुकन के तौर पर काम करता नज़र आता है। सवाए चंद मुट्ठी भर लोगों के किसी को इनके सर्विसेज चीफ की हैसियत का इल्म नहीं। और आज आपके लिए हाजिर है इसी सीरीज़ का एक और सिलसिला, रॉक हेड। सुपर फयाज अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी। सुपर फयाज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सुपर फयाज ने आदत के मुताबिक रोबदार लहजे में कहा, मेरे ऑफिस आओ अभी और इसी वक्त। दूसरी तरफ से सर अब्दुल रहमान की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। यस सर, यस सर, सुपर फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो जाने पर उसने रिसीवर क्रैडल पर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। एक तरफ स्टैंड पर टंगी हुई अपनी मखसूस कैप उतारकर उसने सर पर एडजस्ट कर ली और फिर ऑफिस से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ डायरेक्टर जनरल के ऑफिस की तरफ बढ़ता गया। साहिब का मूड कैसा है? सुपर फयाज ने बाहर खड़े साहिब के चपरासी से आहिस्ता से पूछा। खासे गुस्से में है, चपरासी ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। गुस्सा तो हजरत उनकी नाक पर ही धरा रहता है, फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर पर्दा उठाकर वो अंदर दाखिल हुआ। मे आई कम इन सर? फयाज ने दरवाजे पर रुककर कहा। कम इन। सर अब्दुल रहमान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा और फयाज तेजी से आगे बढ़ा और फिर मेज़ के करीब जाकर उसने बाकायदा सलूट किया। बैठो, सर अब्दुल रहमान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा और फयाज मेज़ की साइड पर मौजूद उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वो हमेशा बैठा करता था। अलबत्ता इसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि कुर्सी की नशिस्त के आगे वाले सिरे पर ही टिका हुआ है। जाली करेंसी के केस में तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, इसकी आला हुकाम ने बेहद तारीफ की है, सर अब्दुल रहमान ने बाकायदा नरम लहजे में कहा। तो फयाज का सता हुआ चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। सर, ये आपकी सरपरस्ती का नतीजा है सर, फयाज ने खुशामदाना लहजे में कहा। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि तुम किसी भी केस पर बज़ाहिर तो काम करते नजर नहीं आते। तुम्हारी फाइल खाली रहती है, लेकिन फिर अचानक तुम रेड करते हो और यकलक तमाम बड़े मुजरिमों और उनके पूरे ग्रुप को गिरफ्तार कर लेते हो। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे काम कोई दूसरा करता है और फिर आखिरी लम्हात में वो तुम्हें आगे कर देता है। सर अब्दुल रहमान ने कहा तो फयाज चौंक पड़ा। नो सर, मैं खुद करता हूँ। दरअसल मेरी आदत है कि मैं उस वक्त मिशन को सवाए अपने और किसी पर ओपन नहीं करता जब तक कि मिशन की तकमील के आखिरी मरहले तक ना पहुँच जाऊँ, क्योंकि हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट के लोगों में कोई मुजरिमों को इतला पहुँचा दे। मुजरिम तो ये कोशिश करते ही रहते हैं यहाँ से किसी ना किसी को खरीद लें, सुपर फयाज ने जवाब देते हुए कहा। गुड, ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन तुम मेरे बारे में भी यही समझते हो? मैं भी मुजरिमों के हाथों बिक सकता हूँ, सर अब्दुल रहमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। नो सर, मेरा ये मतलब नहीं था सर, लेकिन सर, आपसे जुबानी बात तो नहीं की जा सकती। आपको तो तहरीरी रिपोर्ट दी जानी ज़रूरी होती है और मैं चाहता हूँ कि आपको जब रिपोर्ट दी जाए तो मुकम्मल और फाइनल रिपोर्ट दी जाए, सुपर फयाज ने जल्दी से कहा। ठीक है, बहरहाल मुझे आम खाने से गरज है। एक और केस मुझे रेफ़र किया गया है। ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके तुमने इसे मुकम्मल करना है, क्योंकि हुकूमत इस सिलसिले में बेहद परेशान है, सर अब्दुल रहमान ने सामने रखी हुई फाइल उठाकर फयाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, सुपर फयाज ने फाइल लेते हुए कहा। बैंक मुलाजमीन की यूनियन का एक अहम लीडर मासूम अली को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। पुलिस अब तक इस बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकी, जबकि बैंक मुलाजमीन की यूनियन ने हुकूमत पर ज़बरदस्त दबाव डाल रखा है। जल्द अज जल्द इस लीडर को बरामद किया जाए, मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, वरना पूरे पाक एशिया के बैंकों में हड़ताल कर दी जाए। तो तुम जानते हो कि बैंकों की हड़ताल से मुल्क में किस कदर मुआशी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत ने यह केस हमारे महकमे को ट्रांसफ़र कर दिया है। एक हफ्ते के अंदर इस लीडर को जिंदा या मुर्दा बरामद किया जाए और मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए ये केस फौरी नौयत का है और तुम्हें
इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करना होगा और इसके साथ ही तुम मुझे रोज़ाना रिपोर्ट दो तुमने क्या क्या किया है, सर अब्दुल रहमान ने खुश्क लहजे में कहा। यस सर, सुपर फयाज ने जवाब दिया। जाओ और फौरी काम शुरू कर दो, सर अब्दुल रहमान ने कहा। तो सुपर फयाज उठ खड़ा हुआ। उसने सलाम किया और फिर फाइल उठाकर तेजी से कदम उठाता हुआ सर अब्दुल रहमान के ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। इसके चेहरे पे शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि ये बात भी वो जानता था कि पहले जाली करेंसी के केस में भी इसने इमरान को इंतहाई भारी मुआवजा अदा किया था। अब अगर इमरान से बात की तो इसने एक बार फिर भारी मुआवजा तलब कर लेना है। वो यही बात सोचता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो दूसरे लम्हे बेइख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि इमरान वहाँ मौजूद था। तुम कब आए, सुपर फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी आया हूँ, और तुम्हारे चपरासी ने बताया कि तुम डैडी के ऑफिस गए हुए हो। मैं समझ गया कि डैडी ने तुम्हें तमगा मोहसिन कारकर्दगी देने के लिए बुलवाया होगा। आखिर तुमने जाली करेंसी के सिलसिले में इंतहाई अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। अखबारात तुम्हारी कारकर्दगी की तारीफों से भरे पड़े हैं, ख़ास तौर पे सेठ असलम की गिरफ्तारी और उसके असल चेहरा सामने लाने पर तो आला हुकाम ने भी तुम्हारी बेहद तारीफ़ें की हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डैडी ने ना सिर्फ ज़ुबानी तारीफ पर ही टरखा दिया, बल्कि साथ ही ये भी कह दिया कि काम कोई और करता है, क्रेडिट तुम्हें मिल जाता है। सुपर फयाज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मुंह बनाकर कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि हुकूमत ने सेंट्रल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल तुम जैसे आदमी को बनाना था? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? सुपर फयाज ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि इस कदर अहम तरीन महकमे का डायरेक्टर जनरल किसी अहमक को तो नहीं बनाया जा सकता, इमरान ने कहा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अहमक हूँ? क्यों? सुपर फयाज ने हुंकारते हुए कहा। मैंने कब कहा कि तुम अहमक हो? अगर तुम अहमक होते तो मेरी तरह जूतियां चटखाते फिरते नजर आते। तुम्हारी तारीफें तो सारा प्रेस कर रहा है, फिर बैंकों के लाकर और अकाउंट्स दौलत से भरे पड़े हैं। क्या ये सब कारनामे किसी अहमक के हो सकते हैं? इमरान ने कहा। तो सुपर फयाज का बिगड़ा हुआ चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। कौन कहता है तुम अहमक हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो, फयाज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अब डैडी ने कोई नया केस दे दिया है जो मेरी तारीफें हो रही हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुपर फयाज बेइख्तियार हंस पड़ा। पता नहीं तुम दोनों बाप बेटों ने कहाँ से जहानत हासिल की है, हर बात पेचकी से ही समझ जाते हो। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। ये देखो फाइल, और साथ ही हुक्म है कि हर सूरत में एक हफ्ते में इस केस को मुकम्मल होना चाहिए। अब तुम बताओ कि मेरे पास अलादीन का चिराग तो नहीं है कि इसको रगड़ कर और जिनको कह दूं कि मुजरिमों को पकड़ के मेरे सामने ले आओ, सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। वो पुराने ज़माने के जिन होंगे जो बगैर किसी मुआवजे के काम कर देते होंगे। वो दौर सस्ता था, आम लोग तो एक तरफ जिन भी सादा ज़िंदगी गुजारते थे, अब तो जिन भी पहले मुआवजा लेते हैं और फिर काम करते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और साथ ही उसने फाइल खोली और उसे सरसरी तौर पर देखने लगा। इसके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभर आई थी। फिर वही मुआवजा? क्या तुम्हारा पेट भरता नहीं है? फयाज ने झुलाए हुए लहजे में कहा। इस जाली करेंसी वाले केस में तुमने कितना मुआवजा दिया था? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कम नहीं दिया था, पूरे 50 लाख रुपए तुमने वसूल किए हैं। पूरे 50 लाख, और 50 लाख बड़ी रकम होती है, समझे? फयाज ने आंखें निकालते हुए कहा। तुम्हारे लिए होती होगी, मुझ जैसे मकरूज आदमी के लिए ये बड़ी तो एक तरफ सिरे से रकम ही नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि 50 लाख से क्या बनता है? इमरान ने कहा। तो फयाज उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? तो क्या तुम इतना कर्जा ले चुके हो जो लाखों में है? क्या करते हो तुम? क्या सोने की डलियां खाते हो? फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम्हारे सारे फालतू अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करती है। तुम्हें सरकारी तौर पर खानसामा मिला हुआ है, चौकीदार मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है, 2 घरेलू मुलाजमीन मिले हुए हैं। तुम्हारा मेडिकल का तमाम खर्चा हुकूमत के ज़िम्मे है। तुम्हारी कार का पेट्रोल, तुम्हारे फ़ोन का बिल, बिजली का बिल, सब हुकूमत अदा करती है। कोठी भी सरकारी है। फिर तुम्हें बीवी भी इंतहाई सलीका शाऊर, सुगड़ और सीधी सादी मिली हुई है। इसलिए तुम्हें क्या मालूम कि आज तक कितनी महंगाई है, मुलाजमीन की तनख्वाहें कहाँ जा पहुँची हैं, पेट्रोल पर कितना खर्च आता है, बिजली के बिल और इस पर लगे हुए सर चार्जेस कहाँ पहुँच जाते हैं।
तुम अपने 50 लाख को रो रहे हो, इमरान ने कहा। कुछ भी कर लो, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। मुझे यकीन है कि सुलेमान ने तुम्हें अहमक बना रखा है। वो इंतहाई शातिर और चालाक आदमी है, फयाज ने कहा। तुम्हारी बात ठीक है, वो वाकई बेहद शातिर और चालाक है। अब देखो, जैसे ही उसे मालूम हुआ कि तुमने मुझे 50 लाख दिए हैं, वो दुकानों के उधार का बिल उठाकर आ गया। तुम यकीन करो, मुझे तुम्हारे 50 लाख रुपए के साथ पैसे भी देने पड़े, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। 2 दुकानों का बिल 50 लाख रुपए से ज्यादा? कौन सी दुकानें हैं वो? मुझे उसका पता बताओ। 50 लाख का तो इन दोनों दुकानों में माल भी नहीं होगा, फयाज ने तेज लहजे में कहा। मैंने इससे तफसील पूछी थी, पता है क्या जवाब मिला, इमरान ने कहा। क्या जवाब दिया उसने? सुपर फयाज ने चौंक कर पूछा। उसने कहा कि वो उधार डैडी के नाम पर लेके आता है, क्योंकि मुझे तो कोई जानता ही नहीं। अगर तफसील पूछनी है तो फिर उस दुकानदार को डैडी के पास ले जाएगा, इमरान ने कहा। ओह देखो, मैं कहता हूँ कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। कान से पकड़ कर निकाल दो उसे, सुपर फयाज ने चौंक कर कहा। कई बार कान से पकड़ने की कोशिश की है, फिर वही डैडी की बात। शायद मालूम नहीं कि वो हमारे घर में बचपन से पला पड़ा है, और अम्मा बी की तो एक तरफ, डैडी भी इसे इस तरह प्यार करते हैं कि मुझसे भी नहीं करते। वो कोठी चला जाए तो डैडी भी इससे इस तरह प्यार करते हैं कि मैं आज तक ऐसे लहजे के लिए तरसता रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। हो ना हो तो ये बात है। बहरहाल ठीक है, ये फाइल तुमने देख ली है। अब बताओ, इस बारे में मेरी क्या मदद कर सकते हो, फयाज ने कहा। जाहिर है सर अब्दुल रहमान की बात दरमियान में आ जाने के बाद अब इस बारे में मजीद क्या कहा जा सकता है। ये तो मामूली सा केस है, किसी इंस्पेक्टर के जिम्मे लगा दो, वो खुद ही काम कर लेगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम इसे मामूली कह रहे हो? उधर बैंक मुलाजमीन पूरे मुल्क के बैंकों में हड़ताल का नोटिस दे चुके हैं। अगर बैंकों में हड़ताल हो गई तो तुम जानते हो मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, फयाज ने तेज लहजे में कहा। ओह, ये तो वाकई मसला है। चलो तुम ऐसा करो, अपनी दौलत का वारिस मुझे बना दो। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी दौलत से ना सिर्फ तुम्हारा शानदार मज़ार बनाऊंगा, बल्कि वादा करता हूँ कि हर साल इस पर उर्स भी होगा, कवालियाँ भी होंगी, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ क्या करना है। मुझे हर सूरत 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुजरिम भी चाहिए और ये लीडर भी, जिंदा या मुर्दा हालत में, फयाज ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। हफ्ता तो बहुत दूर है, अगर तुम कहो तो अभी इसी वक्त ये लीडर बरामद हो सकता है, इमरान ने कहा तो फयाज बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? क्या इसे तुमने अगवा कर रखा है? फयाज ने कहा तो इमरान बेइख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। ठीक है, अब तुमने यही कहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कारकर्दगी की धाक बिठा दूँ डैडी पर और आला हुकाम पर, और तुम मुझ पर ही उलट रहे हो, इमरान ने कहा। क्या वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो? मगर ये कैसे मुमकिन है? फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये शख्स जिसका नाम फाइल में मासूम अली दर्ज है, दरअसल इसका नाम प्रीतम दास है और ये काफरिस्तान का बशिंदा है। असल मासूम की तो लाश भी अब तक शदीद गल सड़ चुकी होगी। ये इस जाली करेंसी केस के सिलसिले में बाकायदा हिस्सा है। इस प्रीतम दास ने मासूम अली की जगह लेकर इंतहाई खौफनाक खेल खेला है। इसने फेडरल बैंक और पाक एशिया के तमाम अहम बैंकों के अहम ब्रांचों के कैशियर और चौकीदारों को भारी मुआवजे देकर खरीद लिया है। क्योंकि ये बैंक मुलाजमीन की यूनियन का लीडर था, इसलिए इसके रास्ते सबसे आसानी से हो सकते थे। इनका फाइनल मिशन ये था कि इन बैंकों हत्ता के फेडरल बैंक के महफूज स्टॉक से असल करेंसी एक ही रात में निकाल कर जाली करेंसी रख दें, और फिर यही जाली करेंसी मार्केट में इन बैंकों के ज़रिए फैल जाती, और इसके साथ ही वो असल करेंसी बैंक लेन देन के तहत बैंकों में पहुंचती, वो भी एक ही रात में बदल जाती। इसके बाद पूरे मुल्क में ये बात फैला दी जाती कि पूरे मुल्क में जाली करेंसी फैली हुई है। जाहिर है इस बात के फैलते ही लोग वो जाली करेंसी उठाकर बैंकों की तरफ दौड़ पड़ते, लेकिन बैंक जाली करेंसी लेने से इनकार कर देते। इस तरह मुल्क में मुआशी तूफान बर्पा हो जाता। हुकूमत हालात को संभालने के लिए अपने महफूज स्टॉक से असल करेंसी निकाल कर फैलाने की कोशिश करती, तो वहाँ से भी जाली करेंसी ही बरामद होती। इसके बाद क्या होता ये तुम जैसा आदमी भी समझ सकता है। पूरे मुल्क में हर किस्म का लेन देन ख़त्म हो जाता।
लोगों को खाने के लिए रोटी तक ना मिलती। नतीजा के लोग भूखे मरते हुए दुकानों और गल्ला के गोदामों को लूटना शुरू कर देते। इन हालात में अगर काफिरिस्तान हमला कर देता फिर क्या होता? इमरान ने तफसीलात बताते हुए कहा तो फयाज की आंखें हैरत और खौफ से फैलती ही चली गईं। ओह ओह, इस कदर खौफनाक मंसूबा, और ये पूरी पाक एशिया की तबाही है। ये तो इंतहाई खौफनाक तबाही पैदा करने का मंसूबा है, फयाज ने कहा। और अब तुम खुद सोचो, जब तुम इस मंसूबे को मुकम्मल होने से पहले ही ट्रेस कर लो और ना सिर्फ प्रीतम दास तुम्हारे कब्जे में हो जाए, बल्कि और वो सब लोग जो इस मंसूबे में शामिल हैं सबको तुम गिरफ्तार कर लो और वो सब इतराफ़ जुर्म कर ले, तो फिर क्या होगा? डैडी तुम्हें क्या कहेंगे और अखबारात आला हुकाम तुम्हारे बारे में क्या राय देंगे? तुम तो पाक एशिया के हीरो बन जाओगे। तुम जहाँ से गुजरोगे अवाम तुम्हें सलाम करेगी। तुम पाक एशिया के नजात दहिंदा बन जाओगे। इमरान ने कहा तो फयाज के चेहरे के असबात फिर तुम मसरत से बेख्तियार फड़कने लगे। ओह ओह, कहाँ है वो आदमी, कहाँ है, जल्दी बताओ, फयाज ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। लेकिन ये सब कुछ तो तुम्हें मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? इमरान ने बूम बनाते हुए कहा। जो तुम कहोगे मिलेगा इमरान, खुदा के लिए जल्दी बताओ प्लीज़। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मेहरबान दोस्त। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फ़ख्र है, प्लीज़ इमरान, फयाज ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। खाली दोस्ती से काम नहीं चलेगा सुपर फयाज, ये काम तो पहले काम से भी बड़ा है और फिर फौरी भी हो रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो इमरान, तुम पेचगी की बात ना किया करो, बस तुम काम कर दिया करो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। बस मुझे तुम्हारी इस बात पर गुस्सा आता है कि तुम बाकायदा ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हो, फयाज ने कहा। सोच लो, ये काम तुम्हारे किसी इंस्पेक्टर के ज़रिए भी कराया जा सकता है, और जब वो इंस्पेक्टर डैडी के सामने अपना कारनामा पेश करेगा तो फिर तुम कहाँ नज़र आओगे, इमरान ने कहा। लेकिन फयाज ने ज़िद होते हुए कहा, लेकिन वेकिन नहीं, ये तो सीधा साधा सवाल है, बोलो हाँ करो या ना, इमरान ने खुश्क लहजे से कहा। इसका मतलब ये है कि दोस्ती से इनकार करते हो, फयाज ने आंखें निकालते हुए कहा। खाली दोस्ती से पेट नहीं भरता है और ना कर्जे उतरते हैं। तुम्हें अगर तनख्वाह ना मिले और ये सब कुछ भी ना मिले जो तुम वसूल करते रहते हो, तो तुम खुद बताओ, खाली ओहदे से तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम ले लेना मुआवजा, फयाज ने रो देने वाले लहजे में कहा। निकालो चेक बुक और लिखो इस पर 50 लाख रुपए की रकम, इमरान ने कहा। 50 लाख रुपए? क्या तुम समझते हो कि मैंने भी जाली करेंसी छापने की मशीनें लगा रखी हैं, फयाज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, वरना सौदा करोड़ों में भी हो सकता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बस 20 लाख दूंगा, समझे, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा, और ये है भी आखिरी बार। इसके बाद अगर तुमने रकम मांगी तो गोली मार दूंगा, फयाज ने कहा। और जब जेब से चेक बुक निकाल कर सामने रखी और कलमदान से कलम उठाकर उस पर रकम दर्ज करने लगा तो इमरान बैठा मुस्कुरा रहा था। ये लो, पी लो मेरा खून, पी लो, फयाज ने चेक बुक पर दस्तखत करके इसे चेक बुक से अलहदा करते हुए इमरान की तरफ फेंकते हुए कहा। एक तो 30 लाख की डंडी मार दी है, ऊपर से ये बातें भी कर रहे हो, इमरान ने चेक उठाकर इसे तह कर जेब में डालते हुए कहा। अब बोलो कहाँ है ये प्रीतम दास, फयाज ने कहा तो इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही सदीकी की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। इस प्रीतम दास से बातचीत मुकम्मल हो गई है, इमरान ने कहा। हाँ, पूरी तफसीलात मिल गई हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं, सदीकी ने कहा। मैं अपने दोस्त सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट फयाज साहिब के ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम जानते हो कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। उसने मुझे अपना फ्लैट बगैर किराए के रहने के लिए दे रखा है। वैसे भी मुश्किल वक्त में इससे 200-400 भी मिल जाते हैं। बेचारा अपनी तनख्वाह में से मदद कर देता है। ऐसे दोस्त को तो बहरहाल फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। इमरान ने कुन आंखों से फयाज की तरफ देखते हुए कहा, जिसके होंठ बिछे हुए थे, चेहरे पर जलाल के आसार नुमाया थे। ठीक है, वाकई आपका बेहतरीन दोस्त है, फिर क्या हुक्म है, दूसरी तरफ से सदीकी ने हंसते हुए कहा। इस प्रीतम दास को कार के अगली सीट पर डालो और राणा हाउस पहुंचा दो। वहाँ जोसेफ इसे बतौर अमानत वसूल कर लेगा, इमरान ने कहा। ठीक है, वो चीफ वाली बात का क्या हुआ, सदीकी ने कहा। वो काम हो गया है, इजाज़त मिल गई है, इसने कहा।
جس کا حق ہے اسے ہی ملنا چاہیے، عمران نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے صدیقی نے کہا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تو میں تمہیں 200-400 دیتا ہوں کیا؟ اس کے ریسیور رکھتے ہی گراتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب کیا ہے کہ انہیں بتا دوں کہ تم مجھے کتنی بھاری رقموں کے چیک دیتے ہو؟ جانتے ہو کون لوگ ہیں وہ؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کون ہے؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ اسپیشل فورسز کے لوگ ہیں، ان کا تعلق براہ راست صدر مملکت سے ہے، اور اگر صدر مملکت کو رپورٹ دے دیں کہ فیاض عمران کو اتنی رقمیں دیتا ہے تو جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ اوہ پھر تم نے ٹھیک کیا۔ پھر تو تم نے ٹھیک کیا ہے۔ تم واقعی میں میرے دوست ہو، تم ہی میرے خیر خواہ ہو۔ واقعی میں تو بڑی مشکل سے تمہیں 200-400 اپنی تنخواہ میں سے دے پاتا ہوں، مگر اسپیشل فورسز کیس کو خود کریک ڈاؤن کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ تمہارے حوالے کیوں کر دیتی ہے؟ فیاض نے کہا۔ اس پاپی پیٹ کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سپر فیاض۔ یہ تو مجھے ہی معلوم ہے کہ میں نے یہ کریڈٹ تمہیں دلوانے کے لیے ان لوگوں کی کتنی منتیں کی ہیں، ان کے کیا کیا کام کیے ہیں۔ تم نے سنا ہی، وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے کام کا کیا ہوا، اور میں نے انہیں بتا دیا کہ اجازت مل گئی ہے، عمران نے کہا۔ کس بات کی اجازت اور کس نے دینی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ ان چاروں کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں کیونکہ کام تو وہ کرتے ہیں اور کریڈٹ میں ان سے چھین کر تمہیں دے دیتا ہوں، اور صدر مملکت ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ وہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، اس لیے صدر مملکت نے کہا ہے کہ اسپیشل فورسز ہی توڑ دی جائے۔ چونکہ اس کی رپورٹ تیار کرنا سر سلطان کے ذمہ لگائی گئی ہے، اس لیے مجھے سر سلطان کی منتیں کرنی پڑی، لیکن سر سلطان تم جانتے ہو ڈیڈی کی قبیل کے بزرگ ہیں، اصول کی گردان کرتے رہتے ہیں، اس لیے آنٹی سے کہنا پڑا، اور پھر سر سلطان قابو میں آئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اجازت دی ہے کہ 1 سال اور اسپیشل فورسز کام کرتی رہے۔ اسی اجازت کی بات ہو رہی تھی، عمران نے کہا تو فیاض نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، ایک آدمی کو تمہارے پاس امانت کے طور پر پہنچایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچے تم نے مجھے سپر فیاض کے آفس میں فون کرنا ہے، یہ سپر فیاض کی امانت ہے، تاکہ سپر فیاض یہ امانت تم سے وصول کر لے، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے جیب میں سے ایک طے شدہ فائل نکالی اور اسے فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو فائل، اس میں تمام لوگوں کے نام پتے درج ہیں جو اس پریتم داس نے خریدے ہیں، ان سب کو تم نے فوری طور پر گرفتار کرنا ہے، عمران نے کہا تو فیاض نے جلدی سے فائل جھپٹ لی۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسرت کی آبشار سا بہنے لگا تھا، آنکھوں میں بے طرح چمک سی آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی اور اسے جلدی جلدی دیکھنے لگا۔ اوہ یہ تو واقعی انتہائی اہم ثبوت ہے۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، میں ابھی کاروائی شروع کر دیتا ہوں، فیاض نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ 1 منٹ، اس قدر جلدی نہ کرو ورنہ ٹریپ ہو جاؤ گے۔ پہلے اس پریتم داس کو برآمد کرو، اس کے بعد اس سے فائل برآمد ہوگی، اور پھر اس فائل کے تحت باقی کاروائی ہوگی، ورنہ ڈیڈی بہرحال اتنے عقل مند تو ہیں کہ وہ فوراً ساری صورتحال بھانپ جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی تم نے ٹھیک کہا، مگر کہاں ہے وہ پریتم داس؟ کہاں ہے؟ فیاض نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب جوزف کا فون آ جائے گا، پھر تم جا کر پریتم داس کو اپنی تحویل میں لے لینا، گرفتاری جہاں کی چاہو وہاں کی ڈال دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو واقعی بڑا مسئلہ ہے، کہاں سے برآمدگی ظاہر کروں؟ تمہارے ڈیڈی تو بال کی کھال اتارنے لگ جائیں گے، فیاض نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اپنے گھر سے برآمدگی دکھا دینا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے گھر سے؟ فیاض نے بات کرتے کرتے بے اختیار چونکتے ہوئے کہا۔ پہلے تو شاید وہ روا بات کر گیا تھا، لیکن پھر اسے فوراً ہی احساس ہو گیا اس نے کیا بات کی ہے۔ چلو اپنی ہی صحیح، سلمہ بھابھی کے گھر سے ہی صحیح، عمران نے کہا تو فیاض نے بے اختیار ہونٹ پیچھے۔ تمہارے فلیٹ سے برآمد نہ کر لوں اسے، اور ساتھ ہی تمہیں اور سلیمان دونوں کو بھی ہتھکڑیاں ڈال دوں؟ بولو، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے کمال ہے، کب سے عقل مند ہو گئے؟
फ्लैट तो तुम्हारा अपना है और इससे तुम हमारे हवाले कर गए थे। डैडी मेरी बात माने या ना माने, सुलेमान की बात फौरन मान जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास मत करो, जल्दी बताओ कहाँ से बरामदी करूं, और फिर वो मुजरिम जिन्होंने इसे अगवा किया था वो कहाँ से लाऊं? कौन है? फयाज ने और ज्यादा परेशान होते हुए कहा। यानी मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने वाले पाकिस्तान तुम्हारे नज़रों में सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि हकीकतन मासूम है, और इसे पकड़ने वाले मुजरिम क्यों? यही बात है ना, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओ मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब है कि आखिर रिपोर्ट किस तरह तैयार होगी? असल मसला तुम्हारे डैडी का है। रिपोर्ट के एक एक लफ्ज पर इस तरह बहस करते हैं कि बड़े से बड़ा वकील भी बहस ना कर सके। इनके अंदाज ऐसा होता है कि जैसे जो कुछ मैंने लिखा है वो सरासर झूठ है, और वो रिपोर्ट से असलियत खुरच खुरच कर मुझे फांसी पर लटका देंगे। फयाज ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा। उन्होंने ऊपर आला हुकाम को रिपोर्ट देनी होती है, उन्हें तुम्हारी अक्लमंदी और कारकर्दगी का भी पूरी तरह इल्म है। इमरान ने कहा तो फयाज ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। अलबत्ता इसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात पूरी तरह नुमायां थे। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, सच सच लिख देना। सच